वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड, स्पेशली 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन। एंड साथ ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे आपका पहला चैप्टर, आपका दूसरा चैप्टर एंड आपका तीसरा चैप्टर। क्लियर? एंड मे बी आपको मैं 7-8 चैप्टर्स यहाँ से कराऊंगा। जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपसे खुद से करेंगे क्योंकि इसमें 4 ही मार्क्स हैं। नाउ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें हम 1 मार्क क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, यानी कि 2 मार्क क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पूरा कराऊंगा, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। एंड जो पीरियडिसिटी है यहाँ पे हम खाली ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा पूरा। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इन डिटेल यहाँ पे कराऊंगा, एक एक टॉपिक जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वाली वीडियो को। एंड जो पहली ही कमेंट मैं आपको दूंगा टेलीग्राम की चैनल की लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको पेपर्स वगैरह, या फिर वहीं पे मैं आपको फिर एक और लिंक शेयर करूँगा जहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। नाउ देखिए, बेसिकली पहले यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस देखने हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल क्वेश्चंस। इनसे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बट बिफोर दैट हम जो आपसे 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफ़ी फास्ट यहाँ पे जाऊँगा, आप स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास देखिए डेफिनेशन ऑफ एटम, यू ऑल नो दैट एटम हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताने की नीड नहीं है। नाउ अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं हमारे पास, वो एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। क्लियर? हमारे पास एक एटम होता है, एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। अच्छा, एटम जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स होती हैं। क्लियर? इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। देन अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। एग्जाम्पल, क्लियर? एग्जाम्पल हमारे पास जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हम इसको जब हम ओ लिखेंगे खाली, देखिए एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। या फिर देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन। क्लियर? सेम टाइप ऑफ एटम्स जब कंबाइन होंगे, फॉर एग्जाम्पल वो बनाएंगे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन। देन जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे, दो तरीके हैं हमारे पास मॉलिक्यूल के बनने के, जब एक ही टाइप के हमारे पास एटम्स कंबाइन होंगे, या फिर दो अलग तरीकों के, या फिर दो या दो से ज़्यादा अलग तरीकों के एटम्स हमारे पास कंबाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल CO2 H2O। देन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट हमारे पास होती है एक सबस्टांस जो कि प्योर सबस्टांस होती है, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन में यहाँ पे लिखूंगा, देखिए ये जो नील्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नील्स ऑफ आयरन। इसमें आपको खाली Fe एटम्स दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। या फिर सोडियम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको खाली सोडियम एटम्स दिखेंगे। एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सबस्टांस होती है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। देन टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास मेटल, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मेटलॉइड हमारे पास हो सकते हैं। कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड हमारे पास अगेन प्योर सबस्टांस होती है। देखिए एलिमेंट भी प्योर सबस्टांस, कंपाउंड भी प्योर सबस्टांस, जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स हो सकते हैं। क्लियर? एलिमेंट में हमारे पास क्या था, एक ही टाइप के वन काइंड ऑफ एटम्स, बट इसमें हमारे पास मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO कंपाउंड हमारे पास, CH4 कंपाउंड हमारे पास, वाटर कंपाउंड हमारे पास, ये हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन। देखिए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऊपर हमने मॉलिक्यूल्स को भी देखा। देखिए जितने भी कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए CO2, CO, CH4, NaCl, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, बट सभी मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 या फिर O2 या फिर O3, यानी कि सभी मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड्स नहीं होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे ना। फर्दर हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनियो लावोजियर ने दिया था। क्लियर? एंड ये क्या कहता है, ये सिंपली कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्लियर? यानी कि जो टोटल मास हमारे पास होता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो टोटल मास रहता है दैट इज सेम हमारे पास। क्लियर? ये हमारे पास सेम रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखोगे जो H2 हमारे पास होता है, H2 प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको क्या देगा, ये आपको H2O देगा। जब आप यहाँ से मॉलिक्यूलर मास लोगे, क्लियर, H2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 × 1 यानी कि 2 ग्राम हमारे पास होगा। देखिए ऑक्सीजन 1/2 ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यहाँ से कितना होगा, 16। अच्छा देन
H2O, यू नो दैट H2O का जो मैच हमारे पास होता है इट इज़ 18 ग्राम। जब आप यहाँ से 16 + 2 करोगे दैट विल बी 18 विल बी इक्वल टू 18। सो ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन किसने दिया था? प्रोस्ट ने। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, बोलिए कौन सा लॉ किसने दिया था? ये दिया था प्रोस्ट ने। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। सो इसने बेसिकली प्रपोर्शंस की बात की थी, क्लियर, प्रपोर्शंस की बात की थी। फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास होता है, वाटर में अभी आपने देखा दिस इज H2 + 1/2 ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, H2 + 1/2 ऑफ ऑक्सीजन। सो आप देखोगे हमेशा H2 2 ग्राम, ऑक्सीजन इसमें हमारे पास कितना होगा? 16 ग्राम। जब आप इनका रेशो निकालोगे 2/16 आपका कितना होगा? 1/8। सो वाटर के लिए जो रेशियो होगा ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का दिस विल बी 1:8। सो 1:8 रेशियो से ये हमेशा बनेगा, क्लियर। देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन डाल्टन ने दिया था, क्लियर, डाल्टन ने दिया था। ये क्या कहता है? व्हेन two elements combine to form two or more chemical compounds, then the mass of one element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another, clear। ये हमारे पास है बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, क्लियर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को कैसे आप समझोगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस हमारे पास है ऑक्सीजन, एंड ये क्या देते हैं? ये बेसिकली वाटर को देते हैं, क्लियर, वाटर को देते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन को इसमें 2 ग्राम लूँ एंड ऑक्सीजन में यहाँ पे 16 ग्राम लूँ तो हमारे पास वाटर बनता है, क्लियर, वाटर बनता है। नाउ यही रिएक्टेंट्स में मैं लूँगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट अब ये बनाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, बट किस कंडीशन में? देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास कब बनेगा? जब हम यहाँ पे ये 2 ग्राम ही हमारे पास होगा, बट ऑक्सीजन को हम बढ़ाएंगे, इसको हम लेंगे 32 ग्राम, तब हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, क्लियर। सो यहाँ पे हमने क्या किया था? 16 ग्राम लिया था, यहाँ पे हमने क्या किया? 32 ग्राम लिया था, क्लियर। सो अगर आप दोनों में यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे, दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो 16/32, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, क्लियर। सो यही हमारे पास कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, यानी कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, क्लियर, यानी कि वाटर बन रहा है हमारा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अदर, क्लियर। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कितना होगा? 1:2, किसमें? वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन में, बट खाली आपने क्या किया? ऑक्सीजन का यहाँ पे जो मैस है वो चेंज किया। नेक्स्ट यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? रिचर ने दिया था। ये क्या कहता है? द रेशियो ऑफ मैस ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली, यानी कि ए एंड बी सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, अच्छा, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी इज ईदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मैसेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली। देखिए सिंपल भाषा में यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखी होगी, आपका सी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओ लेते हैं हम, एंड देन यहाँ पे एस लेते हैं, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर को मैंने यहाँ पे लिया, क्लियर। जब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे ये बनाएंगे CO2 को, जब ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइन होंगे ये बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, जब कार्बन एंड सल्फर मिलेंगे ये कार्बन डाइसल्फाइड को बनाएंगे। सो इस हिसाब से हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे। नाउ अब अगर यहाँ से आप देखोगे कार्बन जब हमारे पास CO2 बनता है, कार्बन हमारे पास कितना होता है? कार्बन हमारे पास 12 ग्राम होता है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम होता है। अच्छा, सल्फर की अगर मैं बात करूँ, SO2 में जो सल्फर हमारे पास होता है ये 32 ग्राम हमारे पास होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन अगेन हमारे पास कितना होगा? 32 ग्राम। नाउ कार्बन CS2 में 12 ग्राम। अच्छा, S2 यानी कि सल्फर 2 बार, यहाँ पे कितना हमारे पास? 64 ग्राम होगा, क्लियर, 64 ग्राम होगा। नाउ देखिए अब अगर आप किसी 2 एलिमेंट, क्लियर, किसी 2 एलिमेंट, यानी कि आपने यहाँ पे कार्बन या फिर सल्फर या फिर किसी 2 कंपाउंड्स, यानी कि हम लेंगे यहाँ से हम यहाँ से लेंगे ए कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, वेट अ सेकंड आई विल चेंज द कलर। देखिए ए कंसिडर हम करेंगे यहाँ पे किसको? CO2 को, एंड बी मैं लेट कंसिडर करता हूँ किसको? यहाँ पे CS2 को, क्लियर, CS2 को। जब आप यहाँ से देखोगे इनमें रेशो कार्बन इज टू ऑक्सीजन CO2 में, बोलिए कितना? 12:32। अच्छा, CS2 में कितना रेशो? इट इज़ 12:64, क्लियर, 12:64। नाउ जब आप इनका रेशो निकालोगे ना, जब आप CO2
12/CS2 का रेशियो निकालोगे ना, देखिए जब आप इनका रेशियो निकालोगे दिस विल बी 12/32 होल डिवाइड बाई 12/64, क्लियर 12/64, एंड जब यहाँ से आप निकालोगे दिस विल बी 64/32, 12 और 12 गया, एंड दिस विल बी 2/1, क्लियर 2/1 या फिर 2:1, क्लियर 2:1, यानी कि थर्ड जो हमने सी यहाँ पे कंसिडर किया इट इज़ SO2। यहाँ पे देखिए सिंपली ये क्या कहता है, ये कहता है जब रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो लिए, क्लियर, विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C इन इज ईदर द सेम और सम फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ मास इन विच A एंड B कंबाइन डायरेक्टली, क्लियर। सो A एंड B का यहाँ पे रेशियो जो होगा इट विल बी 2:1 यहाँ पे, क्लियर 2:1। नेक्स्ट इज यहाँ पे गे-लुसाक्स लॉ और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम किसने दिया था, गे-लुसाक ने, क्लियर। सिंपली ये क्या कहता है, ये कहता है this law states when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in simple ratio by volume, याद रखिएगा by volume, provided all the gases are at the same temperature and pressure, clear, are at the same temperature and pressure। for example मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया यहाँ पे, क्लियर वाटर बनाया यहाँ पे। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बाय वॉल्यूम शो करूँ, क्लियर बाय वॉल्यूम, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जनरली हमारे पास 100 ml होता है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ इट इज़ यहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ पे हमारे पास होता है इट इज़ 50 ml, क्लियर 50 ml, एंड जब आप यहाँ से इनका रेशियो देखोगे इट इज़ 100:50, 100:50 हमारे पास कितना होगा 2:1, यानी कि बाय वॉल्यूम जो इनका रेशियो होगा यहाँ पे दैट विल बी 2:1। आपने क्या किया, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा यहाँ पे, क्लियर। एंड जो हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ है ना, क्लियर गे-लुसाक्स लॉ, इसी ने बेसिकली बोला था हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था जो 22.4 लीटर ऑफ वेपर हम लेते हैं एट STP, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी किसने दिया था, ये भी हमारे पास गे-लुसाक ने ही एक्चुअली दिया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए डाल्टन्स थ्योरी हमारे पास कब आई थी, अराउंड 1800 में, एंड यहाँ पे डेट्स जनरली वैरी करते हैं, कोई बुक लिखती है 1802, कोई 1808, बस इस पर आप मत जाइए, इतना ही आप याद रखिएगा 1800 में। देन इसने क्या बोला, मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, एंड यही बेसिकली इसका क्या बना, यही इसका बेसिकली मेन ड्रॉबैक बना, क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो स्मॉल या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसने बोला मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, देन ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं एक गिवन एलिमेंट में उनमें हमारे पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इंक्लूडिंग मास। अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल डिफर इन मास, यानी कि अलग अलग एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे वो मास में डिफर करेंगे। देन कंपाउंड्स आर फॉर्मड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, फॉर एग्जांपल वाटर हमेशा बनेगा 1:8 रेशियो से, लाइक हमने देखा यहाँ पे। देन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, देन हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली इनमें जो मास होता है दिस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्लियर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस इज मेन ड्रॉबैक, ये इसका ड्रॉबैक है। देखिए इसने क्या बोला था, जो एटम है इट कॉन्सिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, बट वी नो दैट एटम में हमारे पास क्या पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्लियर। बट डाल्टन सेड जो हमारे पास एटम होता है इसमें हमारे पास इनडिविजिबल एटम्स होते हैं, क्लियर। देन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अलग से यहाँ पे आप नोट करोगे, डाल्टन्स लॉ या फिर थ्योरी कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इसने एक्सप्लेन किया था। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा क्या डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया था या नहीं, इसने किया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड यहाँ पे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की अगर बात करूँ अलग अलग डेफिनेशंस आपने देखी होंगी, क्लियर, एंड आपने नोट डाउन भी की होंगी। अब अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ, जो एटॉमिक मास हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली मास ऑफ वन एटम, क्लियर। एंड सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूँ इट इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्लियर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एंड जो एटॉमिक मास होता है इसको हम जनरली ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तब इसको ग्राम एटॉमिक मास भी हम बोलते हैं। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है इसको हम ग्राम्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तब हम इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज मोलर मास, मोलर मास हमारे पास होता है मास ऑफ वन मोल सबस्टेंस, सो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे मास ऑफ वन मोल सबस्टेंस, क्लियर, मास ऑफ वन मोल सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास की अगर बात करूँ हम लिखते हैं जो एक कार्बन एटम है, क्लियर, वन कार्बन एटम, क्लियर, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इट इज़ 12 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट। एंड ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जो
एक AMU हमारे पास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज़ बेसिकली 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। सो अगर आपको इसको कन्वर्जन करना है AMU को ग्राम इसमें, सो अगर आपको बोलेगा 1 कार्बन एटम, क्लियर 1 कार्बन एटम जो हमारे पास है इसका एटॉमिक मास, सो आप बोलोगे इट इज़ 12 इंटू, इन टर्म्स ऑफ ग्राम आप बोलोगे इट इज़ 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यहाँ पे। क्लियर, ऐसे आप बोलोगे। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं, इट इज़ बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन वाटर, हम बोलेंगे मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। सो मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कितना होगा, दिस विल बी 18 AMU। अगेन इसका आप कन्वर्जन किस में कर सकते हैं, ग्राम में। आप सिंपली क्या करोगे, एक AMU हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट मोलर मास की अगर बात करूं मैं, इट इज़ बेसिकली मास ऑफ वन मोल सबस्टांस। क्लियर, जो मोलर मास हमारे पास होता है इट इज़ मास ऑफ वन मोल सबस्टांस, एंड यूजुअली हम इसको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, एंड जो मोलर मास हमारे पास होता है, क्लियर इट इज़ बेसिकली, या फिर अगर मैं 1 मोल की बात करूं, क्लियर इट इज इक्वल टू बेसिकली एवोगेड्रो नंबर जिसको हम बोलते हैं, इट इज 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हमारे पास। क्लियर, दिस इज मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस। क्लियर, या फिर 1 मोल हमारे पास होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एंड जो हमारे पास मोलर मास होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटम्स हमारे पास हो गए, या फिर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो गए, और हमारे पास आयन्स हो गए। क्लियर, आयन्स हो गए। सिमिलरली देयरफॉर जो एवोगेड्रो नंबर हमारे पास होता है इट इज 6.023 इंटू 10⁻23। देयरफॉर एवोगेड्रो नंबर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स यहाँ पे। क्लियर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा mass of 1 atom of carbon, mass of 1 atom of carbon, mass of 1 atom of carbon कितना होता है 12 ग्राम। क्लियर, या फिर mass of 1 molecule of water, mass of 1 molecule of water H2O कितना होता है हमारे पास, इट इज़ 18 ग्राम। एंड इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स, या फिर इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻⁻23। क्लियर, सो माइनस नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली 23। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला की बात करूँ, क्लियर, सो एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है, सिंपली जब हम फार्मूला को लिखें इन सिंपलेस्ट होल नंबर, क्लियर सिंपली लिखो, आप डेफिनेशन लिखोगे जब आप एक फार्मूला को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर। क्लियर, सिंपलेस्ट होल नंबर, इसको कहते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हमारे पास है, ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला इट इज C6H12O6। क्लियर, O6। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं, इट इज़ बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेट ए सेकंड, दिस इज बेसिकली, वेट ए सेकंड, ये ग्लूकोज की हमारे पास क्या बनेगी, ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगी C6H12O6। क्लियर, सो बेसिकली पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं। इट इज सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमारे पास होती है ट्रू फार्मूला, या फिर आप बोलिए एक्चुअल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होती है ट्रू फार्मूला या फिर एक्चुअल फार्मूला। ग्लूकोज की हमारे पास C6H12O6, ये हमारे पास है एक्चुअल फार्मूला या फिर ट्रू फार्मूला, किसकी, हमारे पास ग्लूकोज की। क्लियर, ग्लूकोज की। नाउ अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला की बात करूँ, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर में जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को हम लिख सकते हैं C6H12O6, बट जब आप यहाँ से रेशियो निकालोगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, दैट विल बी, देखिए कार्बन कितने यहाँ पे 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 6। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सो इनको 6 से डिवाइड करिए। क्लियर, 6 से डिवाइड करिए, यानी कि कॉमन रेशियो आप लीजिए। सो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1। सो 1:2:1, यानी कि C1H2O1, ये हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला किसकी, ये हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला किसकी, यहाँ पे ग्लूकोज की। सो ये हमारे पास होती है एम्पेरिकल फार्मूला जब आप सिंपलेस्ट होल नंबर में एक्सप्रेस करोगे एक केमिकल फार्मूला को। क्लियर, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होती है ट्रू फार्मूला या फिर एक्चुअल फार्मूला। नाउ क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ से आपके ये जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, यहाँ से आपके 2 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफरेंशिएट करिए एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर बताइए मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, बताइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये क्वेश्चन। नाउ ऑब्जेक्टिव, उस पे हमारा मेन फोकस होगा। यहाँ पे देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स मेक, बताइए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, चाहे सेम एलिमेंट के हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, वो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। देन विच लास्ट स्टेटस दैट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, बताइए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा। क्लियर, सो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं,
नंबर 3 एंड नंबर 4, साथ ही में आप मेंशन करना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से ठीक हुए। द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो किसने दिया था? कांस्टेंट रेशियो का रूल किसने दिया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रॉस्ट, एंटोनियो लावोजियर, देन जेकॉब ब्रेगुलियस। सो बेसिकली किसने दिया था? प्रॉस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर? देन हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड अबाउट द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम? किसने बोला था? सो डाल्टन ने बोला था। क्लियर? देन नंबर 5 एंड नंबर 6 यहाँ पे देखिए, which postulate of Dalton's atom is the result of mass conservation? So जब आप यहाँ से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, it is basically atoms are indivisible particles which cannot be formed or destroyed in a chemical reaction. So this led to the result of mass conservation law. Next, atoms chemically combine to become molecules, element, both element and alloy. ऑप्शन डी आपका यहाँ पे alloy. So atoms chemically combine to become, जब atoms chemically combine हमारे पास होते हैं, बताइए वो क्या बनाते हैं? वो बेसिकली molecules को बनाते हैं। देन यहाँ पे 7 and 8 देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस। याद रखिएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स, मैंने ऑलरेडी आपको बोला जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, इसको आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर? द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। Next, Avogadro number Na means number of protons in the nucleus? No. Then number of atoms in 1 gram atom of an element? बिल्कुल, जो Avogadro number हमारे पास होता है, it is basically number of atoms in 1 gram atom of an element. Clear? In 1 gram of an element. Clear? For example, हमने देखा था mass of 1 atom of carbon, that is 12 gram. आप उसको बोलोगे it is equal to Avogadro number. या फिर mass of 1 mole of water, आपने बोला 18 gram, it is equal to Avogadro number. Clear? So आगे बढ़ते हैं। 8, यहाँ से हमारा 8, वेट अ सेकंड, 8, यहाँ से हमारा 9 and 10, दिस इज आर 9 एंड दिस इज आर 10। देखिए, वट इज द मैस ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4? देखिए, मैस ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4। अगर मैं CH4 की बात करूं, क्लियर, बताइए CH4 का कितना मैस होता है? इट इज़ 16 ग्राम। क्लियर? बेसिकली कहाँ से निकलता है? मैंने आपको ये फिजिक्स में भी बोला हुआ है, रिसेंट चैप्टर में मैंने आपको बोला था, ये याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, देन हीलियम, यहाँ से इसको याद रखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से हमारा फ्लोरीन एंड नियॉन। सो हीलियम को मैं थोड़ा साइड में लिखूंगा, दिस इज हीलियम। देन लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे अल्मोनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्लियर? आर्गन एंड साथ ही में पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आपको मॉलिक्यूलर मास याद रखना होता है। क्लियर? सो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, इट इज़ 1 ग्राम, यहाँ पे हीलियम का 4 ग्राम। अच्छा देखिए, यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा, इट इज़ 7, 9, 11। क्लियर? 7, 9, 11। कार्बन यहाँ पे इट इज़ 12, 14, 16, fluorine and neon it is 19, 20, then sodium magnesium it is 23, 24, aluminum silicon it is 27, 28, then phosphorus sulfur it is 31, 32, क्लोरीन के लिए थोड़ा डिफरेंट 35.5, आर्गॉन के लिए हमारे पास 40, एंड जब आप पोटेशियम एंड कैल्शियम के लिए आओगे इट इज़ 39 and 40। क्लियर? 39 and 40। देखिए CH4 में हमारे पास है C+4 टाइम्स H। बताइए यहाँ पे कितना मैस बनेगा? क्लियर? सो कार्बन का कितना हमारे पास? देखिए कार्बन का कितना हमारे पास? 12, इट इज़ 12। ऊपर देखिए फिगर में कार्बन का हमारे पास 12, हाइड्रोजन के लिए 1, सो इट इज़ 12 + 4 टाइम्स हाइड्रोजन के लिए कितना हमारे पास? 1, सो ये कितना बनेगा? इट इज 16 ग्राम। क्लियर? 16 ग्राम। सो दिस इज ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ CH4। सो दीज आर मॉलिकुलर मास हमारे पास। क्लियर? ये आपको याद रखने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर मास। क्लियर? सो ऐसे आप याद रखिएगा 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 को अलग से यार 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5 × 40 एंड यहाँ से 39, 40। क्लियर? हाइड्रोजन हीलियम का अलग से 1, 4।
क्लियर। सो देखिए CH4 का हमारे पास जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है इट इज 16 ग्राम, क्लियर 16 ग्राम। एंड ये आपको बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4, आपको 0.1 मोल ऑफ CH4 को निकालना है, क्लियर 0.1 मोल ऑफ CH4 के लिए। सो मास ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ 1 मोल पहले, क्लियर मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 कितना हमारे पास, इट इज 16 ग्राम यहाँ पे, क्लियर 16। अब अगर मैं 0.1 मोल ऑफ CH4 के लिए निकालूं, सो 0.1 मोल ऑफ CH4 के लिए कितना निकलेगा, दिस विल बी 16 इंटू सिंपली 0.1। जब आप 16 इंटू 0.1 करोगे दैट विल बी 1.6 ग्राम यहाँ पे, क्लियर 1.6 ग्राम। सो 1.6 ग्राम आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, 1 gram of a molecule gas at NTP occupies 22.4 liters. This fact was derived from, so basically ये आपको कहाँ से ये फैक्ट डिराइव हुआ था, बेसिकली आपको एवोगेड्रो हाइपोथेसिस से हुआ था, क्लियर एवोगेड्रो हाइपोथेसिस से ये हुआ था, गेलो-सैक्स से नहीं, बेसिकली एवोगेड्रो, क्लियर। वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक बोला था आपको गेलो-सैक, बट बेसिकली इट इज़ एवोगेड्रो हाइपोथेसिस, क्लियर एवोगेड्रो हाइपोथेसिस से ये हमें मिला था। देन ये तो होगी नंबर 10, 11 एंड 12 की मैं बात करूं, एट STP डेंसिटी ऑफ गैस, क्लियर बोलिए डेंसिटी ऑफ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट कितना या फिर मॉलिक्यूलर मास 45 इज, आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। एंड आपको मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना मेंशन किया गया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको 45 मेंशन किया गया है। सो मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना यहाँ पे, इट इज़ 45। एंड वी नो दैट जो वॉल्यूम हमारे पास होता है बेसिकली ये जो यहाँ पे 22.4 लीटर्स, ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ये आप याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ये हमारे पास कितना होता है, इट इज़ 22.4 लीटर्स, क्लियर इट इज़ 22.4 लीटर्स। सो यहाँ पे आप वॉल्यूम लोगे कितना 22.4, सो डेंसिटी आपकी निकल के आएगी मास अपॉन वॉल्यूम। सो 45 डिवाइड बाई 22.4 जब आप करोगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना 2, क्लियर क्योंकि दिस इज 22.4 या फिर 5 आप जब मानोगे ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 ग्राम पर लीटर यहाँ पे निकल के आएगा। सो इट इज़ 2 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट, वेट ऑफ 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट NTP या फिर STP, वेट ऑफ 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस बताइए। देखिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास होता है इट इज़ बेसिकली कितना 28 ग्राम। यहाँ से अगर आप देखोगे अभी मैंने आपको डेटा दिया था, देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए 14, N2 के लिए कितना 14 एंड 14 28 ग्राम, समझ में आ रहा होगा, क्लियर इट इज़ 28 ग्राम। सो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट NTP। सो बेसिकली जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस, क्लियर एट STP होती है इट इज़ 22.4 लीटर हमारे पास, क्लियर 22.4 लीटर। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेट ऑफ 4 लीटर, देखिए वॉल्यूम के टर्म्स में लीटर दिया है, सो लीटर हमारे पास होता है यूनिट किसका, वॉल्यूम का। सो वेट ऑफ 4 लीटर ऑफ जो नाइट्रोजन गैस हमारे पास होगा दिस विल बी सिंपली किसके बराबर, दिस विल बी 28, क्लियर क्योंकि नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास 28 डिवाइड बाई 22.4 एंड हम देख रहे हैं कि इसके लिए 4 लीटर के लिए, सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप यहाँ से इसका आंसर निकालोगे 4 इंटू 28 आपका निकल के आएगा यहाँ पे 112 डिवाइड बाई 22.4 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा एंड आंसर आप खुद यहाँ से देखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 12, दिस इज 13 एंड 14। देखिए 13, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर। हाउ मेनी, अगर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा गया हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर S8 मॉलिक्यूल, बताइए कितने एटम्स हमारे पास होते हैं सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर S8 मॉलिक्यूल, क्लियर S8 मॉलिक्यूल। नाउ अगर मैं एक मोल ऑफ सल्फर लूँ, जो हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फर होता है वो बेसिकली होता है किसके बराबर, 8 मोल एटम्स के बराबर, क्योंकि S8 हमारे पास होता है, क्लियर। नाउ अगर मैं 0.2 मोल को कंसिडर करूँ, 0.2 मोल ऑफ सल्फर, सो बेसिकली ये कितना होगा, दिस विल बी 0.2 इंटू 8, ये हमारे पास होगा 0.2 इंटू 8, क्लियर यानी कि 0.2 इंटू 8 मोल ऑफ एटम्स यहाँ पे सल्फर के, और इसको मैं 0.2 इंटू 8 जब आप करोगे दिस विल बी 1.6, क्लियर दिस विल बी 1.6। एंड अगर यहाँ पे मोल की बात हो रही है सो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इंटू में करेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, क्लियर यानी कि एवोगेड्रो नंबर के टर्म्स में। सो 1.6 इंटू 6 जब आप करोगे 6 इंटू 1.6 वो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आएगा 9 पॉइंट समथिंग। सो 9.6 इंटू
इंटू 10⁻23 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। क्लियर। सो 9.6 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। क्लियर। सो अगेन मीथेन की बात हो रही है। मीथेन में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है इट इज कितना, 16 ग्राम। अभी भी हमने देखा। क्लियर, अभी भी हमने देखा। क्लियर। 12 किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन 4, सो यहाँ पे 4। नाउ हमारे पास बेसिकली देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, जो देखिए हमें बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात हो रही है। क्लियर, हाइड्रोजन की बात हो रही है। क्लियर, हाइड्रोजन की बात हो रही है। देयरफॉर जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन हमारे पास है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इट कंटेन्स, या फिर 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स, कितना इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है। सो आप बोलोगे इट इज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर 3.2 ग्राम में कितना हमारे पास होगा, इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन में हमारे पास हाइड्रोजन कितना होगा, दैट विल बी सिंपली, आप क्या करोगे 4/16 इंटू में यहाँ पे 3.2 करोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 ग्राम। अब इस 16 ग्राम में हमारे पास 4 ग्राम होते हैं हाइड्रोजन के। देयरफॉर 16 ग्राम में अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन के, देयरफॉर 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना होगा, 4/16 इंटू 32, आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे नंबर 15। नंबर 15 देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सो Na2CO3 जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे, सो सोडियम के लिए अभी मैंने बोला इट इज 23, बट कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर। प्लस कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, बट कितनी बार है, 3 बार। जब आप यहाँ से निकालोगे दिस विल बी 46, यहाँ से 12, यहाँ से 48, सो दिस विल कम आउट टू बी 106 ग्राम। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का। क्लियर। अब देखिए ये बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स आपको बेसिकली निकालने, सो इन टर्म्स ऑफ एवोगेड्रो, एवोगेड्रो वाली कंडीशन। क्लियर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। देयरफॉर पहले हम देखेंगे 106 ग्राम में। क्लियर। 106 ग्राम में कितने हमारे पास होंगे, सो 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 हमारे पास कंटेनर्स, बताइए इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा यहाँ पे बेसिकली 3 इंटू, देखिए 3 इंटू 6.023, क्लियर, इंटू 10⁻23, क्लियर, इंटू 10⁻23। सो बेसिकली हमारे पास बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास ऑक्सीजन की। सो अगर आप यहाँ से देखोगे कितने ऑक्सीजन एटम हमारे पास है, यहाँ पे 3। सो बेसिकली यहाँ से हमने 3 मल्टीप्लाई लिया, सो 106 ग्राम आप सोडियम कार्बोनेट में हमारे पास 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। देयरफॉर ये तो 106 के लिए हमने निकाला, बताइए 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास होंगे। सो दैट विल बी सिंपली 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू हमारे पास क्या आएगा, इंटू हमारे पास आएगा 10.6 एंड डिवाइड बाय हमारे पास आएगा 106 यहाँ पे। क्लियर। डिवाइड बाय 106। नाउ जब आप 10.6 एंड 106 को डिवाइड करोगे, सो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 3 इंटू 6.023 इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस विल कम आउट टू बी 18.06 इंटू यहाँ से 10⁻23। जब आप यहाँ से 10.6 एक बार एंड 10.6 इंटू 10 जब आप करोगे ना, दैट विल बी 106। सो 18 डिवाइड बाई 0.86 जब आप करोगे दैट विल बी 1.806 इंटू 10⁻23 यहाँ पे। क्लियर। सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को करते। क्लियर। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपने निकाले 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 में। क्लियर। समझ में आया होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे जा सकते हैं। नाउ बात करेंगे हम एटम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते जाइए। देखिए अगर मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास है मास। क्लियर। सो अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड न्यूट्रॉन की बात करूं इट इज़ अगेन ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास लाइटर होता है, इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। देन चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन की सेम, बस नेचर में डिफरेंस है। क्लियर। एंड अगर हम
मैथ्स की बात करें प्रोटॉन के लिए 1836, यहाँ पे 1839 एंड यहाँ पे 1, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। क्लियर। सो डिस्कवरी की अगर हम बात करें, इट इज़ गोल्डस्टीन, इट इज़ चार्विक एंड इट इज़ थॉमसन। यहाँ पे ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए थॉमसन कब दिया था, 1897 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसने बोला था एटम जो हमारे पास होता है इट कौन सा पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन्स। क्लियर, यानी कि जो हमारे पास एटम हमारे पास होता है थॉमसन के अकॉर्डिंग इट कौन सा पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स इसमें क्या है हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्जड विद पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होती है एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर द सरफेस। क्लियर, ओवर द सरफेस एंड नेगेटिव चार्जेस इम्बेडेड इन इट एंड एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड होती है। ये किसने बोला था, थॉमसन ने। 10 इसने बोला था जो एटम है इट इज न्यूट्रल। क्लियर, सो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एटम है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। क्लियर, ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें जो थॉमसन मॉडल है ये फेल क्यों हुआ, बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंड साथ ही में जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज उनके लिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर, He पॉजिटिव या फिर Li2 पॉजिटिव। देन अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या हमारे पास है। क्लियर, अल्फा पार्टिकल। अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूँ, अल्फा पार्टिकल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अल्फा पार्टिकल आप सिंपली याद रखोगे इट इज सिंपली हमारे पास डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्लियर, फॉर एग्जांपल He42 ये हमारे पास होता है एक अल्फा पार्टिकल। क्लियर, यानी कि जिस पे जो चार्ज होती है बेसिकली इट इज 2 यूनिट एंड जो मास होता है इट इज बेसिकली 4 यूनिट। ये हमारे पास कहलाता है अल्फा पार्टिकल। क्लियर, अल्फा पार्टिकल। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। क्लियर, सो देखिए इसमें हमारे पास हुआ क्या था। जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली किसने किया था, ये बेसिकली रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर, रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर, रदरफोर्ड ने किया था। इसने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसने यहाँ पे एक स्क्रीन ली थी, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन। क्लियर, एंड बीच में इसने यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल ली थी। क्लियर, गोल्ड फॉइल ली थी एंड यहाँ से इसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या था, लाइक बिस्मथ हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मथ, एंड ये किसके अंदर रखा था, लेड ब्लॉक के अंदर। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये किसका है, लेड ब्लॉक का, एंड इसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है यानी कि बिस्मथ, फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ हमारे पास। क्लियर, फिर हुआ क्या, यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ से लाइट ट्रेवल हुई। क्लियर, यहाँ से लाइट निकली। क्लियर, लाइट का बीम यहाँ से निकला। जब यहाँ से लाइट का बीम निकला एंड इसने किसको हिट किया, गोल्ड फॉइल को। क्लियर, अब होगा क्या, लाइट रेज आधी इधर गई, कुछ यहाँ से गई। क्लियर, कुछ यहाँ से स्कैटर हुई, यहाँ से आपको दिख रहा है कुछ यहाँ से स्कैटर हुई। अब देखिए इसने क्या बोला, बेसिकली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड एंड शो स्मॉल स्केल, यानी कि इसने बोला जो मैक्सिमम रेज हैं वो यहाँ से अनडिवेटेड पास हुई। क्लियर, वो यहाँ से अनडिवेटेड यानी कि स्ट्रेट पास हुई मोस्टली, एंड ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शो लार्ज स्कैटरिंग ऑफ 90 डिग्री और मोर। कुछ ही पार्टिकल्स यहाँ पे या फिर कुछ ही पार्टिकल्स ने 90 डिग्री स्कैटरिंग यहाँ पे शो की, यानी कि स्कैटर हुई ऑलमोस्ट 1 in 8000। पढ़ा होगा आपने 8000 में एक। क्लियर, जब आप 12th में जाएंगे वहाँ पे मैं इन डिटेल ये आपको पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है। क्लियर, एंड साथ ही में ओकेजनली वन अल्फा पार्टिकल या फिर एन अल्फा पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सो इसने बोला कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार कोई अल्फा पार्टिकल जब गया गोल्ड कॉइल को हिट किया फिर वापस आया। क्लियर, सो ये इसने बेसिकली यहाँ से रिजल्ट्स दिए थे। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, यानी कि जो एटम है मोस्ट ऑफ द स्पेस होती है हमारे पास वो एम्प्टी होती है। क्लियर, अच्छा देन इसने बोला साथ ही में देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एंड सेंट्रल मैसिव कोर, जो स्मॉल एंड सेंट्रल मैसिव कोर हमारे पास होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस की डेफिनेशन दी थी यहाँ पे रदरफोर्ड ने। क्लियर, सो इसने बोला था विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, यानी कि जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है एंड सेंट्रल मैसिव कोर होता है या फिर मोस्ट ऑफ द मैस इसी में होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर, देन इसने क्या बोला, जो न्यूक्लियस हमारे पास है इसके अराउंड हमारे पास शेल्स वगैरह जो है। क्लियर, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमारे पास है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है इनको यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होता है, इट इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्लियर, सो ये निकला था जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका कंक्लूजन। क्लियर, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। क्लियर, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे बात रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। सो इसके पोस्टुलेट्स यहाँ पे 1909 में आया था पहला ही पोस्टुलेट, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम। क्लियर,
यानी कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस आपको क्या दिखेगी, खाली दिखेगी। जो आपको यहाँ पे खाली खाली ये स्पेस दिख रही है, क्लियर, ये आपको खाली दिखेगी, क्लियर। देन इसने क्या बोला, जो एटम हमारे पास होता है इसमें सेंट्रल मैसिव कोर होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है, क्लियर, ये जो आपको दिख रहा है, क्लियर। एंड होल मास ऑफ द एटम इसी में हमारे पास होता है जिसको इसने न्यूक्लियस बोला, क्लियर, जिसने इसको न्यूक्लियस बोला, क्लियर। सो देन इसने क्या बोला, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन विच आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होगा, बाय द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। देन इसने क्या बोला, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर। इसने बोला एटम हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होती है न्यूक्लियस की इट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो न्यूक्लियस हमारे पास है इसकी जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन इसने बोला जो साइज ऑफ एटम हमारे पास होता है, साइज ऑफ एटम इज दी इट इज ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, क्लियर। एंड कितना इसने बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। इसने बोला जो साइज ऑफ एटम हमारे पास होता है इट इज 10 टू द पावर -10 मीटर, और इसी को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसने बोला बेसिकली जो साइज ऑफ एटम होता है इट इज ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे लिखेंगे आप, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं फर्मी, क्लियर। सो न्यूक्लियस का साइज इज ऑफ द ऑर्डर फर्मी, एंड जो एटम हमारे पास है एटम का साइज इज ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। सभी ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। एंड साथ ही में आपका 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे। देन ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन बट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट फॉलिंग। एंड इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा है न्यूक्लियस में, क्योंकि अगर अट्रैक्शन होगा ये फॉल करना चाहिए था, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये फॉल क्यों नहीं होता है, क्लियर। साथ ही में रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम हमारे पास है उसका लाइन स्पेक्ट्रम भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बोर्स मॉडल की। देखिए कब आया था बोर्स मॉडल, इसके पोस्टुलेट्स 1913 में, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है अगेन। देखिए बोर ने क्या बोला था, बोर ने बोला था द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस। अगर ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस है, देखिए इसके अराउंड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे, क्लियर। एंड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो रदरफोर्ड ने बोला था सेम इसी ने बोला, क्लियर। देन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर रिवॉल्विंग इन सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिटर्स, जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या फिर शेल्स में घूमेंगे, जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। बोलिए स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बोर ने दिया था, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है वो सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमता है, या फिर जिनको हम शेल्स बोलते हैं या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, या फिर इनको हम क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, उन्हीं में घूमेगा, जिनके लिए हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो कंजर्व्ड होगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr, ये हमारे पास होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि L जो हमारे पास होगा दैट विल बी NH/2π, जो L हमारे पास होगा दैट विल बी सिंपली NH/2π, या फिर ये होगा इक्वल टू mvr। देन द इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, क्लियर। यानी कि यहाँ से एनर्जी जो हमारे पास है एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्लियर। देन द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ से लिखिएगा ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, क्लियर, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू एन ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, क्लियर। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है E2 एंड यहाँ से मेरे पास है E1, सो होगा क्या, जब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी से किधर जंप करेगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ, तभी उस कंडीशन में हमारे पास जो एनर्जी होगी वो रेडिएट होगी। रेडिएट मतलब यहाँ पे चेंज या फिर लॉस होगा बेसिकली। सो द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल टू लोअर, यानी कि हायर टू लोअर के केस में एनर्जी का लॉस होगा, क्लियर। एंड गेन्स एनर्जी, सो यहाँ से लॉस होगा, क्लियर। हायर टू लोअर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि एनर्जी रेडिएट होगी। एंड एनर्जी का गेन कब होगा, जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल जंप करेगा। सो ये हमारे पास है बेसिकली बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो इसने बेसिकली एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्बिट एंड, देखिए ऑर्बिट एंड यहाँ पे ऑर्बिट हो गया, सबशल हो गया या फिर ऑर्बिटल हो गया, इनकी भी यहाँ पे हम फर्दर बात करेंगे। क्लियर, इनकी भी यहाँ पे हम फर्दर बात करेंगे। देखिए अगर मैं ऑर्बिट की बात करूँ, ऑर्बिट को हम बेसिकली शेल बोलते हैं। एंड जब आप फिजिक्स 12th में जाओगे, जब आप मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे शेल या फिर ऑर्बिट को बेसिकली हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिजिक्स में? हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। नाउ अगर मैं ऑर्बिट की डेफिनेशन लिखूँ यहाँ पे या फिर डिफाइन करूँ, इट इज़ वेल डिफाइंड या फिर फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। क्लियर, सो अगर ये हमारे पास है न्यूक्लियस, सो ये हमारे पास है ऑर्बिट। क्लियर, ये हमारे पास है ऑर्बिट्स यहाँ पे या फिर शेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व करते हैं। क्लियर, अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर एन जो हमारे पास होता है, इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, अच्छा, जो ऑर्बिट होता है इट ओबेज बोर मॉडल, बोर मॉडल को ओबे करता है। एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में आप बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू 2m²। 2m² हमारे पास होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में। क्लियर, 2m², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट की बात करूं, या फिर आपने अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा KLMN शेल्स। क्लियर, अच्छा, K के लिए हमारे पास वैल्यू होता है 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, ये हमारे पास होती है शेल्स। एंड जब आप यहाँ से इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे K शेल के लिए या फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इट इज सिंपली 2 × 1², ये हमारे पास होगा 2। एंड L के लिए हमारे पास 2 × 2², 2² कितना 4, 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 3 यहाँ से 2 × 3², सो यहाँ से कितना 3² कितना 9, 9 2s are 18। क्लियर, अच्छा, यहाँ से 2 × 4² 4² कितना 16, 16 × 2 कितना हो गया 32। सो ये हमारे पास होती है कंप्लीट, यानी कि 2 8 18 32, अगर आपको याद होगा दीज आर स्टेबल, ये हमारे पास स्टेबल कंडीशन होती है। क्लियर, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपको अलग अलग ऑर्बिट्स में मिलेंगे या फिर अलग अलग शाल K शाल M N एंड में यहाँ पे। क्लियर, सो ये चीज़ें आप याद रखोगे अच्छे से। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं सब शल की बात करूँ, सब शल या फिर इसको हम सब ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्लियर, सब शल या फिर सब ऑर्बिट भी हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अच्छा, separated by electron orbitals, it is denoted by SPDF। क्लियर, सो हमारे पास S सब शेल हो सकती है, PDF सब शेल हो सकती है हमारे पास। क्लियर, एंड बताइए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं S सब शेल में, बताइए कितने होते हैं? दीज आर 2, अगर आपको याद होगा। क्लियर, 2 होते हैं। P सब शेल में हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, D सब शेल में हमारे पास कितने होते हैं? 10 होते हैं। F सब शेल में हमारे पास कितने होते हैं? 14। क्लियर, सो ऐसे हम लिखते हैं P को। अच्छा, देन डी में हमारे पास यहाँ पे 5, देन यहाँ पे अगर हम 14 यहाँ पे बात करें किसकी, ऐप की, ऐप में आपको यहाँ पे 7 मिलेंगे। 7 × 2 यहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? 14 मिलेंगे। क्लियर, 14 मिलेंगे। सो ये चीज़ें भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। क्लियर, ये चीज़ें भी आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। नाउ ऑर्बिटल, अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, क्लियर, अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, क्लियर, ऑर्बिटल, देखिए ऑर्बिटल हमारे पास होता है रीजन किसमें, स्पेस में, अराउंड द न्यूक्लियस वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे आपको यानी कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस, क्लियर, न्यूक्लियस के अराउंड, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलेगा। क्लियर, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलेगा। इसी को बेसिकली हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर, अच्छा, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है? 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एस सबशल, एस सबशल में हमारे पास देखिए जब आप एस ऑर्बिटल को लोगे, क्लियर, सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से पी सबशल लो, क्या लो? पी सबशल। अब पी सबशल में हमारे पास अगर ऑर्बिटल्स की बात करूँ, क्लियर, पी सबशल में अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूँ, इट इज़ PX, इट इज़ PY ऑर्बिटल, इट इज़ PZ। एंड यहाँ पे देखिए PX में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आए, PY में अगेन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आए, PZ में अगेन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आए। सो याद रखिएगा, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक ऑर्बिटल हमारे पास अकोमोडेट कर सकता है वो कितने होते हैं? 2। सो ये हमारे पास होता है एक ऑर्बिटल। क्लियर, सिमिलरली देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, क्लियर, एस ऑर्बिटल, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। पी ऑर्बिटल, पी में हमारे पास PX PY PZ, क्लियर, PX PY PZ। डी ऑर्बिटल, डी में हमारे पास 5 मिलेंगे आपको। क्लियर, जो डी सबशल है इसमें आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। क्लियर, इसमें आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, एक हमारे पास DXY, क्लियर, देन DYZ, देन DZX यहाँ से, देन DZ² यहाँ से, देन
एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल किसमें, डी सब शेल में। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल में हमारे पास जो एफ सब शेल हमारे पास है, इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर, इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी आप याद रखोगे, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं। नाउ शेप की अगर मैं बात करूं, जो एस ऑर्बिटल हमारे पास होता है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इट इज स्फेरिकल। जो एस ऑर्बिटल हमारे पास होता है स्फेरिकल, ये शेप्स भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, जो पी ऑर्बिटल हमारे पास होता है, क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज डम्बेल शेप्ड। अच्छा, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप्ड। एंड देखिए अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, देखिए डबल डम्बेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज डबल डम्बेल। डबल डम्बेल, यहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। क्लियर, सो एस ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल शेप, पी के लिए डम्बेल, डी ऑर्बिटल के लिए डबल डम्बेल, ये भी ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल होता है, इसमें हम बोलते हैं जो शेप हमारे पास होती है, इट इज कम्प्लेक्स, यानी कि इसकी शेप को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इसमें कम्प्लेक्स शेप हमारे पास होती है। क्लियर, सो ये तो हमने बात की यहाँ पे किसकी, ऑर्बिटल सब शेल एंड ऑर्बिट की। क्लियर, ऑर्बिटल सब शेल एंड ऑर्बिटल की। नाउ मे बी देखिए फॉर एग्जांपल एक और कन्फ्यूजन यहाँ से आपका क्लियर करते हैं। सब शेल, जब हम सब शेल की बात करते हैं, एस पी डी एंड देन एफ। क्लियर, एंड अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ से, ऑर्बिटल लिखूँ। क्लियर, मैं लिखूँगा लेट 2s। क्लियर, सो ऑर्बिटल हमारे पास हो सकता है 2s 3s 4s कुछ भी। अच्छा, जो हमारे पास ऑर्बिटल है, ये हो सकता है 3p 4p कुछ भी, या फिर 4d यहाँ से एफ के लिए 4f कुछ भी। क्लियर, कुछ भी। सो बेसिकली ये जो यहाँ से आप देख रहे हो 2s, क्लियर, ये जो आप यहाँ से 2s देख रहे हो, ये क्या डिनोट कर रहा है, 2 यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा ऑर्बिट है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है। क्लियर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है, यानी कि एल। क्लियर, एल शेल या फिर एल ऑर्बिट। एंड एस यहाँ पे बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, एस यहाँ पे सब शेल को इसमें डिनोट कर रहा है, किसमें, एक ऑर्बिटल में। क्लियर, याद रखिएगा। क्लियर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। क्लियर, सो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है, इसको बेसिकली हम कैरेक्टराइज करते हैं या फिर इलिसिडेट करते हैं कैसे, यहाँ से बेसिकली 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से। पहला जो क्वांटम नंबर हमारे पास है, इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मे बी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, या फिर क्वांटम नंबर पे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या लॉन्ग या फिर आपसे शॉर्ट या फिर न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव। क्लियर, देखिए 4 क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन हमारे पास होता है एजिमुथल या फिर एंगुलर, देन मैग्नेटिक, देन हमारे पास शिपन क्वांटम नंबर। क्लियर, देन हमारे पास शिपन क्वांटम नंबर। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें क्या देता है, ये बेसिकली पोजीशन एंड एनर्जी देता है एक इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ n। सो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमारे पास है, इसका वैल्यू 1, ये किसको डिजिग्नेट करता है, ये किस शेल या फिर ये किस ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है, ये k को डिनोट कर रहा है। l का अच्छा n का वैल्यू 2, ये l शेल को डिनोट कर रहा है। अच्छा, n का वैल्यू 3, ये m शेल को डिनोट कर रहा है। l का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4, ये n शेल को डिनोट कर रहा है या फिर n ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो बेसिकली ये पोजीशन एंड एनर्जी को भी देता है। क्लियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय n, वायर n हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कितने होते हैं हमारे पास, ऑलरेडी हमने देखा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं एक शेल में कितने होते हैं, 2n²। फॉर एग्जांपल k के लिए n का वैल्यू कितना, 1, सो इट इज़ 2 1², सो कितना होगा 2। अच्छा, l के लिए ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया 8, m के लिए हमारे पास 18, n के लिए हमारे पास कितना 32 यहाँ से। क्लियर, ये तो हमने बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की। नेक्स्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, अभी मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे शेयर करूंगा एंड आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा। देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l। सो पहला n, दूसरा l। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑर्बिट या फिर शेल, किसको डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिट या फिर शेल को। क्लियर, अभी बात की हमने। क्लियर, यहाँ से ये पोजीशन या फिर एनर्जी को स्पेसिफाई कर रहा था, ये ऑर्बिट या फिर शेल को स्पेसिफाई करता है। क्लियर, इट इज डिनोटेड बाय l। l से हम डिनोट करते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, जो हमारे पास l होता है, जो हमारे पास l होता है। देखिए l का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है, l का वैल्यू हमारे पास हो सकता है 0 to n-1। क्लियर, 0 to n-1, यहीं पे अभी मैं आपको समझाऊंगा। l का वैल्यू हमारे पास हो सकता है 0 to n-1। क्लियर, 0 to n-1। फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट शेल। क्लियर, अगर मैं पहली शेल की बात करूं, क्लियर, अगर मैं यहाँ पे पहली शेल की बात करूं, क्लियर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल। देखिए फर्स्ट शेल यानी कि k के लिए, क्लियर, k के लिए देखिए यहाँ पे l का वैल्यू हम निकालते हैं, l का वैल्यू हम निकालते हैं। इसके लिए बताइए n का वैल्यू कितना, 1।
अच्छा, इसके लिए n का वैल्यू 2, m के लिए n का वैल्यू 3 यानी कि स्मॉल n। अच्छा, n के लिए कैपिटल n के लिए स्मॉल n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कितना 4 यहाँ पे। अब हम निकालेंगे l यानी कि हमारा एजिमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पहली शल के लिए। सो अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है, सो l कितना होगा, l होगा 0 टू n माइनस 1, n का वैल्यू कितना 1, 1 माइनस 1 कितना 0, सो l हमारा 0 ही आएगा। क्लियर। यहाँ से n का वैल्यू 2, बताइए l कितना होगा, 0 टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, सो यहाँ से वैल्यू होगा 0 टू 1 यानी कि दो ही वैल्यूज हैं 0 और 1, यहाँ पे 0 और 1। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड चाल के लिए। क्लियर, थर्ड चाल के लिए l कितना होगा 0 टू 3 माइनस 1, 0 टू 3 माइनस 1 यानी कि 0 टू 2 यानी कि क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। क्लियर। देन n इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ से मैं निकालूंगा, इट इज सिंपली 0 टू 3 माइनस 1, सो इट इज 0 टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि इट विल बी 0 टू 3, 0 टू 3 एंड वैल्यू क्या हो सकता है हमारे पास 0 1 2 एंड 3। क्लियर, ये याद रखिएगा। क्लियर। सो जो हमारे पास के एल एम एन हमारे पास है, इनके लिए जो यहाँ पे हमारे पास एल का वैल्यू निकला वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया। क्लियर, वे एल का वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आया। या फिर आप यहाँ से बोलोगे, अब आप यहाँ से बोलोगे देयरफॉर देखिए 0 यहाँ से 0 टू 1, क्लियर 0 टू 1, क्लियर 0 और 1 यानी कि दो वैल्यूज यानी कि 2। अच्छा, यहाँ पे कितने वैल्यूज 3, देन यहाँ से कितने वैल्यूज 4 वैल्यूज। सो जब आप वैल्यू ऑफ एल लोगे, इसको आप डेजिग्नेट कर सकते हो किसके लिए, सब शेल के लिए। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू ऑफ एल एंड डेजिग्नेशन ऑफ शेल। जो एस सब शेल हमारे पास होती है उसके लिए एल का वैल्यू कितना 0, पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का वैल्यू 2, एफ के लिए 3, अच्छा जी के लिए हमारे पास 4। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, याद रखिए, क्लियर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल। क्लियर, जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास nth शेल में होते हैं वो हमारे पास होते हैं n स्क्वायर। क्लियर, कितने होते हैं n स्क्वायर। क्लियर, फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 1, सो l कितना निकल के आया ऊपर 0। क्लियर। अच्छा, n का वैल्यू 2, सो l का कितने वैल्यू आए 0 और 1। क्लियर, 0 और 1। अच्छा, n का वैल्यू 3, सो आपके पास l के वैल्यू क्या निकल के आए 0 1 और 2 यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, ए सब शेल इज ओनली पॉसिबल इफ n इज ग्रेटर देन l। सो अगर हमारे पास n होगा ग्रेटर देन l तभी हमारे पास सब शेल होगी, यानी कि n हमेशा बड़ा होना चाहिए देन l। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए अगर n का वैल्यू 1, l हमारे पास होना चाहिए 0 यानी कि n से कम। अगर n का वैल्यू 2, सो जो l हमारे पास होगा वो 0 और 1 होगा। n का वैल्यू 3, वो हमारे पास 0 और 2 होगा, 0 1 2 होगा, बट उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो हमेशा याद रखिएगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इट इज़ ग्रेटर देन एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एजिमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, नेक्स्ट जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ये साथ ही में शेप को डिस्क्राइब करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर। देन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट सब शेल्स, यानी कि जब आप S से P की तरफ, D की तरफ या फिर F की तरफ बढ़ोगे सो एनर्जी जो होगी एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि F में ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद D में थोड़ी कम, P में उससे कम, S में सबसे कम एनर्जी एंड F में सबसे ज़्यादा एनर्जी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एनर्जी। जो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास होती है, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है हमारे पास, मैक्सिमम एनर्जी इज गिवन बाय, मैक्सिमम एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू n प्लस एल। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है आपके पास जो फॉर्मूला है इट इज़ n प्लस एल, यानी कि आपको क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करना है, जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा आएगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल इज गिवन बाय, सो उसके लिए हमारे पास होती है फॉर्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। क्लियर, कितनी 2 इंटू 2l प्लस 1, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक सब शेल में हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस सब शेल की अगर मैं बात करूं, एस सब शेल के लिए बताइए l का वैल्यू कितना 0, देयरफॉर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्लियर, इस l का वैल्यू 0, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताइए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 2 इंटू 0
+1 यानी कि 2 0 0 यहाँ पे 0, 2 इंटू 2 प्लस यहाँ से अगेन +1 बचा यहाँ पे। सो यहाँ से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। क्लियर, 2 ही एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल पी की अगर मैं बात करूँ, पी के लिए बताइए एल का वैल्यू कितना, अभी आपने देखा एल का वैल्यू 1। देखिए पी के लिए एल का वैल्यू 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। क्लियर, पी के लिए एल का वैल्यू 1। सो जब आप यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, सो दिस विल बी 2 1 1 प्लस यहाँ पे क्योंकि इट इज़ 2 इंटू 2 एल प्लस 1। सो 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे पी सब शेल में। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, एंड फिर हम ऐसे लिखते हैं पी सब शेल को, यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे, एस में ऐसे हम लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम। अच्छा, ये किसको डिटरमाइन करता है, ओरिएंटेशन। क्लियर, ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है। क्लियर, ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है स्पेस में। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एम एंड एम कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम, एम का वैल्यू -L टू +L हो सकता है। क्लियर, सो पहले हमने देखा बेसिकली n पहला क्वांटम नंबर, दूसरा हमने देखा L का वैल्यू 0 टू n-1 हो सकता है। सो L कहाँ से निकलेगा, आपको n का वैल्यू आपको डालना होगा। तीसरा हमारे पास m, जो m हमारे पास है m इज -L टू +L। सो m कहाँ से निकलेगा, आपको L से निकलेगा, L के वैल्यूज आपको डालने होंगे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल फॉर L इज इक्वल टू 0, ये है L यहाँ पे, फॉर L इज इक्वल टू 0। देखिए L इज इक्वल टू 0 अभी हमने देखा था ना, देखिए भाई साहब L इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है वैल्यूज ऑफ, अरे यार यहाँ पे है वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 0, किसके लिए, S के लिए, L इक्वल टू 1 P के लिए, L इक्वल टू 2 D के लिए, L इक्वल टू 3 F के लिए। क्लियर, सो L इक्वल टू 0 S सब शेल, तब हम बोलेंगे S सब शेल। सो M का वैल्यू निकालिए, M का वैल्यू कितना होगा, -0 टू 0 यानी कि 0 ही होगा। क्लियर, 0 ही होगा हमारे पास। अच्छा बताइए फॉर L इक्वल टू 1 यानी कि P सब शेल के लिए M का वैल्यू कितना होगा, -1 टू +1। बताइए -1 टू +1 में कितने वैल्यूज आ रहे हैं। क्लियर, बताइए -1 टू +1 में हमारे पास एक तो आ रहा है -1, दूसरा आ रहा है 0, तीसरा आ रहा है +A, हमारे पास ये +1 आ रहा है हमारे पास। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। एंड बेसिकली P में हमारे पास जो -1 है ये Px के लिए वैल्यू है, 0 Py के लिए, एंड +1 जो है ये है Pz के लिए। क्लियर, ऐसे आप शो कर सकते हैं। इनकी 3 ऑर्बिटल हमारे पास हैं। क्लियर, इनकी 3 ऑर्बिटल। क्लियर, अच्छा एंड जो हमारे पास एस सब शेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। 0 यहाँ पे मतलब एक ही वैल्यू निकल के आया है, इसका मतलब नहीं 0 कोई भी ऑर्बिटल नहीं होगा। क्लियर, इसका मतलब एक ऑर्बिटल हमारे पास होता है किसमें, एस सब शेल में। सिमिलरली अच्छा L इक्वल टू यानी कि D सब शेल के लिए L इक्वल टू M का वैल्यू कितना होगा, -2 टू +2 यानी कि हमारे पास वैल्यूज क्या हो सकते हैं, -2 -1 0 +1 +2 यानी कि 5 वैल्यूज। इसलिए हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें, हमारे पास जो D सब शेल होता है। क्लियर, dxy अभी जो मैंने आपको बोले थे dxy। अच्छा चलिए एक बार फिर लिखाते हैं आपको, दिस इज dxy, देन dyz, देन dzx, देन हमारे पास dz², बेसिकली dz² के लिए 0 होता है एंड dzx के लिए +1, देन हमारे पास +2, इट इज़ dx² टू y²। देन अगर आप f सब शेल के लिए निकालोगे, क्लियर f के लिए, सो m विल बी, यहाँ पे l का वैल्यू कितना 3, सो दिस विल बी -3 टू +3। सो कितने वैल्यूज आएंगे 7, यानी कि हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। क्लियर, सो s सब शेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल 1 OR में लिखूंगा 1 ORB, इसमें हमारे पास 3 ORB 3 ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास 5 ORB, एंड यहाँ से देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7 यहाँ से निकल के आएंगे। सो इसमें हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट 10, यहाँ पे है 10 टोटल वैल्यू ऑफ m। अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ m निकालना चाहते हो, क्लियर, जो टोटल वैल्यू ऑफ m हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली 2l + 1। क्लियर, कितना होता है 2l + 1। अगेन अगर आप यहाँ से 2l का वैल्यू डालोगे, अगेन आपके पास यहाँ पे टोटल वैल्यूज निकल के आएंगे। क्लियर, टोटल वैल्यूज निकल के आएंगे, इनकी कितने वैल्यूज, देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू 3 वैल्यू 5 वैल्यू 7 वैल्यू, ये आपको निकल के आएंगे। क्लियर, ये आपको निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल L इक्वल टू 0 L इक्वल टू 1 के लिए दिखाते हैं आपको। क्लियर, L इक्वल टू 0 के लिए m का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 1 यानी कि एक ही वैल्यू। क्लियर, एक ही वैल्यू। अच्छा L इक्वल टू 1 यानी कि P के लिए, दिस इज S के लिए, दिस इज P के लिए, L इक्वल टू 1। बताइए m का वैल्यू कितना, 2 इंटू 1 +1, सो 2 1 2 +1 कितना यहाँ पे 3, सो 3 वैल्यूज यहाँ पे आपको निकल के आए। देखिए समझ में आ रहा होगा, यानी कि 3 ऑर्बिटल। सो डायरेक्ट आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ऐसे निकाल सकते हो, m इक्वल टू 2l + 1।
नेक्स्ट शिपन क्वांटम नंबर। अच्छा, शिपन क्वांटम नंबर जो होता है बेसिकली दिस अकाउंट्स फॉर शिपन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये शिपन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। क्लियर, जो शिपन होती है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की, फॉर एग्जांपल जब आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालोगे, क्लियर, आप इसको हमेशा अपोजिट शिपन से या फिर ऐसे शो करोगे, और या फिर इसको आप ऐसे शो करोगे। क्लियर, ऐसे शो करोगे। क्लियर, सो इफ शिपन इज क्लॉकवाइज देन एस का वैल्यू हमारे पास होता है +1/2। यानी कि अगर ऐसे होगा हमारे पास या फिर ऐसे होगा, सो इस कंडीशन में हम वैल्यू लेते हैं शिपन इज एस इज इक्वल टू +1/2। अगर शिपन एंटी क्लॉकवाइज होगा यानी कि ऐसे या फिर ऐसे होगा, इसमें हम बोलते हैं एस हमारे पास होता है -1/2। बट याद रखिएगा, जो आप पहला इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शेल में, देखिए अगर किसी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है या किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सो आपको इसको हमेशा जो पॉजिटिव वाला शिपन है वही असाइन करना है, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लियर, आप इसको ऐसे नहीं रख सकते हो। क्लियर, आप इसको ऐसे नहीं रख सकते हो या फिर ऐसे। क्लियर, दिस इज रॉन्ग। आपको हमेशा पहला देना है पॉजिटिव वाला, यानी कि क्लॉकवाइज शिपन देना है आपको, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, देखिए इतना फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड आपका रिविजन अच्छे से हो रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्या NLM, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में N सेम हो सकता है, L सेम हो सकता है, M सेम हो सकता है। यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट शिपन क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी सेम नहीं होगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐसे रखते हैं, इसके लिए S का वैल्यू कितना, इट इज़ +1/2। जो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे वो आप यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप रखोगे वो आप यहाँ पे अपोजिट शिपन का रखोगे, -1/2। देयरफॉर जो S का वैल्यू कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होगा। N सेम हो सकता है, L सेम हो सकता है, M, बट S can never be same। क्लियर, दैट इज cannot have same शिपन। क्लियर, सेम शिपन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे शिपन मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, अगर आप इसको याद रखना चाहते हो रखिए, बट दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, छोड़िए इसको। नेक्स्ट इज अबा प्रिंसिपल। अबा प्रिंसिपल देखिए, अबा प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। क्लियर, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, देन हायर एनर्जीज की तरफ जाएगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग, ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं एनर्जीज 1s 2s, फिर यहाँ से 2p, यानी कि दिस इज फर्स्ट, यानी कि दिस इज k, दिस इज l हमारा, देन m। क्लियर, सो 1s 2s देन 2p, यहाँ से फिर हम लिखते हैं 3s, यहाँ से 3p, यहाँ से 3d, यहाँ से 4s 4p, यहाँ से 4d 4f, देन यहाँ से 5s 5p 5d 5f। क्लियर, बेसिकली जिसको कुछ भी नहीं आएगा अबा प्रिंसिपल तो एटलीस्ट आएगा। पहले 1s, क्लियर, देखिए पहले 1s आपका, इसमें कम एनर्जी सबसे कम, फिर 2s आपको ऐसे कर्व्स डालने होंगे, फिर 2s, सो 2s में 1s से ज़्यादा एनर्जी, फिर 2p 3s, फिर 2p 3s, यानी कि जिसको ये पहले कट करेगा 3s, देन देखिए 3p 4s, यानी कि इसके बाद 3p, क्लियर 3p, देन यहाँ से हमारा 4s, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे 3d 4p 5s, इतना ही हम जाएंगे 3d 4p, यहाँ से 5s। इसका मतलब अगर मैं इतने ही लूँगा फिलहाल, सो 5s में मैक्सिमम एनर्जी होगी किससे, 4p से, 3d से, 4s से, 3p से, सो मिनिमम एनर्जी 1s में होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोवेस्ट ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्बिटल, यानी कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में। क्लियर, क्योंकि एनर्जी यहाँ से बढ़ रही है, समझ में आ रहा होगा। दिस इज अबा प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि क्वांटम नंबर्स n सेम हो सकता है, l m सेम हो सकता है, बट s कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब n ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट टू विथ अपोजिट स्पिन। अगर अपोजिट स्पिन होगा, देयरफॉर a के लिए s होगा +1/2, दूसरे के लिए s होगा -1/2, यानी कि सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कभी नहीं हो सकते। n l m सेम हो सकता है, बट s कभी सेम नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज हुंडर्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए हुंडर्स रूल क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन any orbital is not possible। Clear, electron pairing especially in any orbital, especially p, d and f,
clear, is not possible until each orbital of a given subshell contains one electron each or is singly occupied, or in orbitals of equivalent energy electron spins remain unpaired if possible. Example से यहाँ पे आपको समझाते हैं why exactly half filled and completely filled जो हमारे पास होते हैं ये स्टेबल क्यों होते हैं. बेसिकली यहाँ पे हुंडस रूल का कॉन्सेप्ट है. देखिए फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की मैं बात करूँगा. क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 24. बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इट इज़ 2p6 अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. क्लियर. फिर 4s2, क्लियर, 2 2 4, अच्छा 10 आगे 12, क्लियर. देन हमारे पास 4s2 के बाद 3p6 हो गए 18, फिर 4s2, फिर यहाँ से हमारे पास 3d4 क्योंकि 24 है. देखिए अगर आप इनको काउंट करोगे यहाँ से 24 आपका नंबर आएगा. क्लियर. सो यहाँ से आप बनाओगे दिस इज 1s 2s, यहाँ से 2p, देन 4s, देन 3p, 4s यहाँ पे, देन 3d, डी में हमारे पास 5 है. देखिए अब यहाँ से आप फिलिंग करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब इसमें गए 2. क्लियर. सो देखिए यहाँ से ध्यान देना है आपको, 4s2 एंड यहाँ से 3d4. क्लियर. 3d4 एक गया, क्लियर, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया. बट अब होगा क्या यहाँ से, देखिए ये अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है यहाँ पे. क्लियर. यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल तब तक हमारे पास ओकर नहीं करते हैं जब तक हमारे पास सभी जो एक गिवन सबशेल है कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच. क्लियर. सो होगा क्या, यहाँ से जो हमारे पास 4s थी ना यहाँ तक इतना ही रहेगा, सेम यहाँ तक रहेगा. यहाँ से अब चेंज होगा. क्लियर. यहाँ से होगा क्या, जो 4s है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा. सो दिस विल बी ऐसे. सो देयरफॉर इसीलिए जब आप अपने 12th में जाओगे वहाँ पे आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम के लिए इट इज़ बेसिकली यहाँ तक सेम. फिर आप लिखते हो 4s1 3d5b. क्लियर. 4s1 3d5. क्लियर. सो ये है हुंडस रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे. क्लियर. आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिल्सनबर्ग्स प्रिंसिपल की. सो हिल्सनबर्ग्स प्रिंसिपल, क्लियर. हिल्सनबर्ग्स प्रिंसिपल सिंपली कहता है इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन. क्लियर. हमारे पास इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. यानी कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आप साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हो. क्लियर. आप एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली इसको नहीं निकाल सकते हो. एंड इसके अकॉर्डिंग इसने बोला इफ डेल्टा एक्स इज uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum. So इसने बोला delta x into delta p जो हमारे पास होगा this will be greater or equal to h by 4 pi. क्लियर. h by 4 pi. और मोमेंटम हमारे पास होता है mv के बराबर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ delta x into यहाँ से m, क्योंकि m कॉन्स्टेंट होगा, m del v ग्रेटर और इक्वल टू h by 4 पाई. और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू h by 4 पाई. m यहाँ से नीचे गया 4 पाई m. क्लियर. सो ऐसे आप लिख सकते हो कि इसको हिल्सनबर्ग्स प्रिंसिपल को. क्लियर. सो बेसिकली ये बोलता है अगर हमने पोजीशन निकाली बट आप मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे. अब अगर आपने मोमेंटम निकाला आप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, या फिर पोजीशन मोमेंटम को ही इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं. आपने पोजीशन निकाली बट वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन की. आपने वेलोसिटी निकाली आप पोजीशन नहीं निकाल पाओगे एट द सेम टाइम. क्लियर. सो ये हमारे पास है हिल्सनबर्ग्स प्रिंसिपल. लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ, इन केस ऑफ बिगर पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल. यानी कि जो हमारे पास बिगर पार्टिकल्स होते हैं देयरफॉर इट इज एप्लीकेबल टू बेसिकली इनके लिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं इनके लिए भी इन्हीं के लिए हमारे पास एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. क्लियर. अगेन 12th में जाकर आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे. देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मार्क का क्वेश्चन कभी कभार. देखिए ड्यूअल मैटर ऑफ रेडिएशन, देखिए इसको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए ड्यूअल नेचर की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल. क्लियर. इनको हम बोलते हैं मैटर. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स जब हमारे पास जो मैटर होता है ये एक तो वेव नेचर को शो कराए एंड साथ ही में पार्टिकल नेचर को शो कराए, यानी कि बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को शो कराए. क्लियर. एंड जो वेव नेचर हमारे पास है इसको हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इनसे शो करते हैं. एंड जो पार्टिकल नेचर हमारे पास होता है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शो करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास जो मैटर है, सिंपली मैटर हमारे पास कभी कभार
वेव नेचर, कभी कभार पार्टिकल नेचर शो करेगा। एंड वेव नेचर हमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से पता चलता है या फिर हम स्टडी करते हैं। एंड जो हमारे पास पार्टिकल नेचर होता है ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टडी करते हैं। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये किसने दिया था, हर्ट्ज ने दिया था, क्लियर। अच्छा, बट एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो कर रहा है। एंड कैन बी एक्सप्लेनड बाय क्वांटम थ्योरी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम थ्योरी से, क्लियर। जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि लाइट हमारे पास है, इट कौन सा पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर क्वांटा, क्लियर, या फिर क्वांटा, क्लियर। एंड इसी एच न्यू एनर्जी या फिर वेव लेंथ के कारण हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम फोटो करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो करंट का कॉन्सेप्ट। अगेन 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे, बट इतना आप लिखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा हो गया यानी कि पार्टिकल नेचर को आप कैसे शो करते हो। दूसरा हो गया हमारे पास वेव नेचर ऑफ लाइट, जो डी ब्रॉगली हमारे पास होता है। डी ब्रॉगली एट्रीब्यूटेड अ वेव लाइक कैरेक्टर टू मैटर, क्लियर। सो द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल, इन्हीं को हम बोलते हैं मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। नाउ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमें क्या कहती है, ये सिंपली कहती है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, क्लियर, यानी कि यूनिवर्स बेसिकली लव सिमेट्री या फिर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मूव्स कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट रिलेटेड बाय मास एनर्जी इक्वेशन, यानी कि सभी जो भी चीज़ हमारे पास मूव करती है उसको हम इसी इक्वेशन से, यानी कि उसकी एनर्जी हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इज कॉल्ड mc स्क्वायर। एंड दूसरा इसने बोला जो नेचर हमारे पास होता है इट बेसिकली लव सिमेट्री, क्लियर, लव सिमेट्री, क्लियर, यानी कि जो दैट इज वाई बोथ मैटर एंड रेडिएशन जो हमारे पास होते हैं वो फॉलो करते हैं इज कॉल्ड mc स्क्वायर को, या फिर हमारे पास ड्यूअल नेचर जो होता है वो पोजेस होता है, क्लियर। सो ये हमारे पास है बेसिकली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। एंड यहाँ से अगेन आप अगर डी ब्रॉगली वेव लेंथ निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, मे भी आपसे पूछी जाए द वेव लेंथ ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव लेंथ। एंड वी नो दैट हमारे पास ई किसके बराबर होता है, ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। चलिए डेरिवेशन करते हैं, ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। एंड हमारे पास होती है ई इज इक्वल टू h न्यू, दूसरी इक्वेशन, क्लियर। जब आप फ्रॉम 1 and 2 आप लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से जो हमारे पास एच न्यू होगा, एच न्यू ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर, क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। बट हमारे पास आपको पता होगा जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ, बट न्यू इज इक्वल टू, क्लियर, बट न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। देयरफॉर इस इक्वेशन में यूज़ करूँगा, क्लियर, इस इक्वेशन में यूज़ करूँगा, आई विल राइट देयरफॉर जो h न्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा, c अपॉन लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर, क्लियर, किसके बराबर होगा, mc स्क्वायर के बराबर होगा। क्या यहाँ से c और c गया, c और एक c यहाँ से गया, क्लियर, c और एक c गया यहाँ से। सो होगा क्या, यहाँ से लिखते हैं लैम्डा, क्लियर। अगर आप लैम्डा यहाँ से निकालोगे, लैम्डा इधर ले जाओगे, m आएगा नीचे, सो लैम्डा हमारे पास बचेगा, h अपॉन साथ ही में c भी आएगा नीचे यहाँ से, h अपॉन mc, क्लियर, h अपॉन mc। और अगर पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है देयरफॉर आई कैन राइट लैम्डा हमारे पास होगा h अपॉन mv। ये हमारे पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर इसकी डेरिवेशन, क्लियर, सिंपल है, वेरी सिंपल। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv और लैम्डा हमारे पास होता है h बाई p हमारे पास होता है मोमेंटम इक्वल टू mv। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट वेव एंड मैटर वेव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोटोप एंड आइसोबार, ये भी आपके चैप्टर में, सो पूरे चैप्टर का रिवीजन मैंने आपको कराया, एक एक टॉपिक आपका यहाँ से कराया, क्लियर। नाउ देखिए आइसोटोप हमारे पास होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्लियर, यानी कि सेम एलिमेंट के होते हैं आइसोटोप्स जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट हमारे पास मास नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1 जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, क्लियर, प्रोटियम एग्जाम्पल आप याद रखोगे, या फिर डिटोरियम हम लिखते हैं 1H2, क्लियर, 1H2 यहाँ से, क्लियर, या फिर ट्राइटियम 1H3, क्लियर। सो सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन का है, क्लियर, बट जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट मास नंबर में आपको यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 1 यहाँ से 2, क्लियर, यहाँ से 2, क्लियर। सो इनको हम बोलते हैं बेसिकली आइसोटोप्स, क्लियर, आइसोटोप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आप लिखते हो क्लोरीन यहाँ से 1735, या फिर आप लिखते हो क्लोरीन 1737। सो 17 इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, क्लियर, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर। यहाँ हम बोलते हैं एक और डेफिनेशन, और दी पार्टिकल्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, क्लियर, प्रोटॉन सेम बट न्यूट्रॉन्स आपको डिफरेंट अलग अलग दिखेंगे, क्लियर। सो अगर आप यहाँ से प्रोटॉन्स निकालोगे, प्रोटॉन्स हमारे पास सिंपली क्या होंगे, आप
को यहाँ से देखना है एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 17, प्रोटॉन 17, इसमें भी प्रोटॉन्स कितने होंगे 17। अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालोगे आपको सिंपली क्या करना होगा, न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 कितना होगा 18, यहाँ से 37 माइनस 17 न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स हमारे पास होंगे सिंपली यहाँ से 20। क्लियर। सो आपने यहाँ से सीखा न्यूट्रॉन्स को हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स को हम मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। क्लियर, ये भी आपने सीखा। नेक्स्ट इज यहाँ पे आइसोबार। क्लियर, आइसोबार, आइसोबार हमारे पास होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए ये है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्लियर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, यहाँ से नाइट्रोजन 714, कार्बन 1614। क्लियर, कार्बन 1614। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 14, यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, यानी कि मैस नंबर आपको क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है, बट 7 और 6 यानी कि एटॉमिक नंबर आपको डिफरेंट दिख रहा है। क्लियर, ये भी आप नोट डाउन करोगे। नाउ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन से ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से इस चैप्टर का, द थर्ड ऑर्बिट इज डिनोटेड एज KLM। सो M से डिनोट करते हैं। दूसरा, बाई विच फार्मूला इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम निकालते हैं 2m² से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 and 4 देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल ऑफ मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल में हमारे पास 2, 8, 18, 32 समझाया था आपको। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास होता है। सो 8 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अल्मोनियम एटम। सो अल्मोनियम बेसिकली अगर आप देखोगे बोरान के नीचे होता है अल्मोनियम। एटॉमिक नंबर 13। सो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होगी इट विल बी 2, 8, 3। क्लियर, 2, 8, 3। नेक्स्ट नंबर 5 एंड नंबर 6 यहाँ से अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। क्लियर, देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेशियम, यानी कि Z = 19। क्लियर, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है हमारे पास। क्लियर, सो Z = 19 बताइए कन्फिग्रेशन। क्लियर, इट इज़ 1s2, देन हमारे पास 2s2। क्लियर, देन हमारे पास 2s2 के बाद 2p6, देन हमारे पास 3s2, देन हमारे पास 3p6, देन हमारे पास 4s1। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है 4s में। क्लियर, 4s में। सो अगर ये 4s में है 4s1, देयरफॉर इसका मतलब जो 4 यहाँ पे है ये डिनोट कर रहा है n का वैल्यू कितना 4। सो n का वैल्यू फिलहाल सभी में 4 है। क्लियर, n का वैल्यू 4 है। अब ये तो हमने पहला निकाला। क्लियर, अब हमारे पास S है। बताइए S के लिए हमारे पास कितना वैल्यू होता है, देखा था हमने। जो S सब शेल होती है हमारे पास, S सब शेल के लिए हमारे पास बताइए L का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। सो देखिए ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर, क्योंकि S सब शेल के लिए देखिए 4s1, 4 तो हमने देखा n = 4। S का मतलब S सब शेल है, उसके लिए L का वैल्यू 0 होता है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर, अगर L 0 सो M खुद 0 होगा। क्लियर, M खुद 0 होगा क्योंकि M हमारे पास है -L2 + L। क्लियर, M हमारे पास है -L2 + L। सो अगर L 0 M भी क्या होगा, M भी 0 होगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l। सो देखिए आपको क्या गिवन है, पहला n = 4, l = 1। दूसरा n = 4, l = 0। तीसरा n = 3, l = 2। चौथा n = 3, l = 1। आपको बताना है प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपको बताना है। देखिए n = 4 मतलब 4, l = 1 मतलब यहाँ से हम सब शेल को निकाल सकते हैं ना। l = 1 मतलब p सब शेल। क्लियर, 4p। अच्छा, n = 4, 4, l = 0 कौन सी सब शेल, s सब शेल। अच्छा, n = 3 लिखूंगा मैं 3, l = 2, 2 किसके लिए वैल्यू है l का, d के लिए। सो l के d के लिए वी नो दैट s p d f। यहाँ से देखा था हमने ये सब शेल, यहाँ से l का वैल्यू 0, 1, 2, 3 याद आ रहा होगा आपको। बताइए n3l1, सो दिस इज 3l1 मतलब p। क्लियर, अब आपको बोलना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जब आप प्रिंसिपल यहाँ पे लिखोगे, आपने लिखा था 1s के बाद हमारे पास आता है 2s के बाद हमारे पास आता है 2s के बाद हमारे पास आता है 2p के बाद हमारे पास आता है 3s के बाद हमारे पास आता है 3p के बाद हमारे पास आता है 4s के बाद हमारे पास आता है 3d के बाद हमारे पास आता है 4p। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से आपका क्या है, देखिए आपका 4p, 4s, 3d, 3p,
4p देखिए 4p पहले, इसको नंबर 1 मिलेगा, क्लियर। देन 4s नहीं 3d, इसको मिलेगा नंबर 2, क्लियर। सो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, अच्छा। देन 4s 3d आया, 4s देखिए 4s इसको मिलेगा 3, 4s को मिलेगा 3, 3p को मिलेगा 4। बताइए ऑर्डर, क्लियर, बताइए ऑर्डर यहाँ से। अब आप देखोगे अगर, सो ये आपने निकाला, अब अगर यहाँ से ऑर्डर आप देखोगे, क्लियर। सो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1 हमारा, पहले आ गया 1 ज़्यादा, उसके बाद ऑप्शन 3 दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन 3 यानी कि जिसको हमने दूसरा नंबर दिया, उसके बाद 4s आया यानी कि ऑप्शन 2, उसके बाद ऑप्शन 2 एंड लास्ट पे आएगा 4, लास्ट पे आएगा 4। समझ में आया होगा, क्लियर। सो देखिए 1 2 1 1 1 3 1 3, ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए 1 3 2 4, क्लियर, 1 3 2 4 हमारा करेक्ट रहेगा। समझ में आया होगा, 2 बार आप वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। बताइएगा, मे बी आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आए। इसको हम देंगे 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, क्लियर, दिस इज 10। यहाँ पे मे बी आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आए, आप बता सकते हैं। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, बताइए n इक्वल टू 4 यानी कि 4 ही, सो 4 ही, सभी में 4 है। l इज इक्वल टू 3, बताइए l इक्वल टू 3 किसके लिए वैल्यू था, l इक्वल टू 3 f के लिए हमारे पास वैल्यू था, सो इट इज 4f, क्लियर, सो 4f। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल जो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, इट इज बेसिकली 2n स्क्वायर हमारे पास, क्लियर, 2n स्क्वायर, सो इट इज 2n स्क्वायर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी 3d 4s 4p, अभी शायद हमने देखा था 3d, देखिए किसकी बात हो रही है, 3d 4s 4p, 3d देखिए पहले आएगा 4p, 3d 4s, सो पहले आएगा 4p, इसके बाद 3d, इसके बाद 4s, इसके बाद 4s, बिल्कुल ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इनकी एनर्जी ऐसे बढ़ेगी जब आप 4s से 3d से 4p जाओगे, सो इट इज़ 4p में ज़्यादा एनर्जी, फिर 3d में उससे कम, 4s में सबसे कम, यहाँ पे 4p 3d 4s, सो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 3d ऑर्बिटल, देखिए 3d अगर 3d है इसका मतलब n का वैल्यू कितना 3, s का वैल्यू कितना, देखिए s का वैल्यू d हमारे पास है, देखिए d के लिए s का वैल्यू कितना 0 1 2 3, यह है s p d, सो s का वैल्यू कितना हमारे पास d के लिए, इट इज़ 2। सो देखिए यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1, s इक्वल टू +1/2, क्लियर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को पिक करना होता है, क्लियर। सो 3 हमेशा n को डिनोट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एंड d यहाँ पे सब शल को डिनोट करता है, s सब शल के लिए d का वैल्यू 2, सो n इक्वल 3, l इक्वल 2, समझ में आया होगा। 10, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14, क्योंकि अभी एक और चैप्टर है बट उसमें हम खाली MCQs देखेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, सो कौन सा क्वांटाइज्ड रहता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/4π हमारा क्या रहता है, वहाँ पे क्वांटाइज्ड रहता है, क्लियर, NH/4π, क्लियर। नेक्स्ट, या फिर शायद 2π था कुछ, आप देखिएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डिस्टिंग्विशेस द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, बताइए कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करता है, बताइए कौन सा, बताइए। इट इज़ बेसिकली शिपन क्वांटम नंबर, हमारे पास N L M सेम हो सकता है बट S कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकता, देयरफॉर यही डिस्टिंग्विश करता है। बताइए, विच आर द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिटल, स्टेशनरी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बोर मॉडल ने दिया था, वहाँ पे हमने देखा था। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल, लैम्बडा यू नो दैट हमारे पास होता है h/mv, बताइए, देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, सो बेसिकली आपको कन्वर्जन पे खाली ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है ये न्यूमेरिकल, क्लियर। m आपका कितना 10 ग्राम, जब आप इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे आपका वैल्यू kgs में आएगा, डिवाइड बाय 1000 जब आप करोगे इट विल बी 0.1 kg आपका, क्लियर। सो v आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। HB SI यूनिट्स में भी गिवन है 6.6 × 10⁻34, हो गया काम, बस इतना आपको करना था। सो h का वैल्यू 6.6 ×
10⁻⁻34, m का वैल्यू कितना 0.01। अच्छा यहाँ से v का वैल्यू 10, जब आप यहाँ से निकालोगे दिस विल बी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 0.01 को जब आप 10 मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 0.1, और 6.6 काफ़ी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। दिस 6.6 इंटू 10⁻34 0.1 होता है हमारे पास 1/10। 10 ऊपर जाएगा, आपके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मे भी कुछ को बंदों को ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में, इसलिए मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ। इट इज़ 1/10। 10 ऊपर जाएगा, जब 10 ऊपर जाएगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर हमारा क्या बनेगा 66 इंटू 10⁻⁻34। ऑप्शन देखते हैं 34 में है क्या, कोई 34 में कोई भी नहीं है। 9 किस में है 33 में है। सो 66 इंटू 10⁻34। नाउ अगर इसमें इसको मैं लिखूँ 33 के टर्म्स में, सो आई विल राइट इट एज 6.6 इंटू 10⁻⁻33, यानी कि 66 इंटू 10⁻34 होता है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻33। यहाँ पे क्लियर, जल्दी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी एक और पेंडिंग है। सो इट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻33। समझ में आया होगा कैसे आपको न्यूमेरिकल्स करने होते सिंपल भाषा में। नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहाँ पे पहले हिस्ट्री की तरफ, यानी कि आप पहले इसमें हिस्ट्री पढ़ते हो। डोबिनियर ट्रेड्स, क्लियर। डोबिनियर ने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स को किया था, आइडेंटिफाई इन ग्रुप्स, क्लियर। अच्छा जो इसने मिडल रखा था, मिडल जो इसने बेसिकली यहाँ पे रखा था मिडल, यानी कि मिडल एलिमेंट जो रखा था, इसने बोला था इसका मैच जो होगा इट विल बी एवरेज ऑफ, क्लियर, यानी कि 23 जो होगा दिस विल बी बेसिकली 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये ऐसे निकला था इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस, इसने एज्यूम किया था 56 एलिमेंट को, कहाँ से कहाँ तक, हाइड्रोजन से थोरियम तक, क्लियर, हाइड्रोजन से थोरियम तक। एंड इसने बोला था 8th एलिमेंट जो होगा वहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8th पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। एंड बेसिकली ये कहाँ पे फेल किया था, कैल्शियम के बाद ये फेल किया था। ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे। एंड नोबल गैस भी तब डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस फेल हुआ था। नेक्स्ट इज मेंडेलीवियस पीरियोडिक टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए पहला अटेम्प्ट किसने किया था। पहला अटेम्प्ट बेसिकली एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए मेंडेलीव ने दिया था, क्योंकि इसने बेसिकली अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, क्लियर। एंड इसने 63 एलिमेंट्स तक काम किया था, यानी कि जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बेसिकली दिया था उस टाइम 63 एलिमेंट्स आए थे। फर्स्ट एलिमेंट याद रखिएगा हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट इसका था यूरेनियम, क्लियर। सो नेक्स्ट मेंडेलीवस पीरियोडिक टेबल रिलेशनशिप देता है एटॉमिक मास वर्सेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्लियर। सो एटॉमिक मास वर्सेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। एंड इसने हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया था एज हाइड्राइड्स एंड ऑक्सीजन को ऑक्साइड्स, क्लियर। एंड इसका लॉ क्या कहता है, सिंपली कहता है जो हमारे पास मेंडेलीव है इसका लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या फिर वेट, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो इसने एटॉमिक मास के बिना पे एलिमेंट्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया था या फिर पीरियडिफाई किया था। बट जब आप मॉडर्न पीरियडिक लॉ में जाओगे, मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है वो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेता है, क्लियर। अच्छा इसने बेसिकली कितने लिए थे, इसने बेसिकली पीरियड 7 लिए थे अगर आप यहाँ से देखोगे, क्लियर। इसने यहाँ पे 7 पीरियड लिए थे। एंड ग्रुप्स अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने 8 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप रखा था, क्लियर। 8 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप इसमें रखा था, क्लियर। 8 ग्रुप और 0 ग्रुप भी इसने रखा था यहाँ पे, क्लियर। 0 ग्रुप कौन, नोबल गैस वाला, क्लियर, नोबल गैस वाला इसने रखा था यहाँ पे, ये है 0 ग्रुप। सो ये आप देखोगे खुद। अच्छा मॉडर्न पीरियडिक लॉ, अच्छा यहाँ पे है कुछ लिमिटेशंस। सो नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ये पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया था। अच्छा ही प्लेस्ड लोअर एटॉमिक एलिमेंट्स फर्स्ट, सो इसने बेसिकली लोअर एटॉमिक एलिमेंट्स को बेसिकली पहले प्लेस किया था। देखिए यहाँ पे 122, क्लियर, 122, यहाँ से 128, 127, 122 से पहले 127 आना चाहिए था, 128 नहीं, क्लियर। एंड साथ ही में ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियडिक लॉ, किसने दिया था, मोज़ेले ने। अब इसकी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछी जाती है, द नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर की बिना पे इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, क्लियर, एटॉमिक नंबर की बिना पे, क्लियर। अच्छा कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, ये हैं कुछ की पॉइंट्स जो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पीरियडिक टेबल के रिलेटेड। नेक्स्ट है ये चीज़ें आप याद रखोगे, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्लियर। बेसिकली यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। एंड देखिए मैं आपको डेफिनेशन नहीं बोलूँगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस की, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट चैप्टर ये है, नंबर ऑफ शेल, केमिकल रिएक्टिविटी, एटॉमिक साइज क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो, इनकी डेफिनेशन नहीं बोलूँगा मैं, खाली मैं ट्रेंड बोलूँगा, याद करने का तरीका। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस की, नंबर ऑफ शेल, केमिकल रिएक्टिविटी, डाउन द ग्रुप, यानी कि जब हम नीचे आते हैं, क्लियर, डाउन द ग्रुप,
दिस इज अक्रॉस द पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वैलेंसी सेम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, केमिकल रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जितना आप इधर जाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी। वैलेंसी क्या होगी, पहले बढ़ती जाएगी फिर क्या होगी, कम होगी। क्लियर, पहली बढ़ती जाएगी फिर कम होगी, क्योंकि 2,4 हमारे पास कार्बन होता है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन में जब आप देखोगे दैट विल बी 2,5, सो उसमें वैलेंसी 3 होगी, कार्बन में वैलेंसी 4 होगी। देन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन में 2,6। क्लियर, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन पहले आएगा, नाइट्रोजन में 2,5, इसमें 3 वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन में 2,6, इसमें 2 वैलेंसी होगी। फ्लोरीन में 2,7, फ्लोरीन में 1 वैलेंसी होगी। सो वैलेंसी डिक्रीज होगी, इनिशियली पहले बढ़ेगी कहाँ तक, कार्बन तक, फिर कार्बन से डिक्रीज होगी। क्लियर, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, सिमिलर यही होता है। नाउ ये चीज़ें अलग से आप याद रखोगे। देखिए, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक ऑक्साइड, रिड्यूसिंग पावर, वोलेटिलिटी, डेंसिटी। जब आप नीचे आते हो, क्लियर नीचे आते हो यानी कि डाउन द ग्रुप, ये सभी इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एंड अक्रॉस द पीरियड जब आप जाते हो, ये सभी, ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये डिक्रीज होते हैं। नाउ अलग से आप देखेंगे इनको, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स। जब आप नीचे आते हो डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज होते हैं। क्लियर, सो अलग से मैंने आपको यहाँ पे दिया है, सम अप किया है इनको, आप इनको अलग से याद रख सकते हो, कौन इंक्रीज होता है कौन डिक्रीज। एंड जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं, बट एक्सेप्शन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर, इसमें एक्सेप्शन है। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे यहाँ से। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मुझे ऑब्जेक्टिव्स कराने थे, बट मे भी किसी बच्चे को ये चीज़ें पता नहीं होंगी। एंड साथ ही में कमेंट सेक्शन में बोलना कि आपको फर्दर इसमें लेक्चर्स चाहिए या फिर नहीं, ऐसे ही जैसे मैंने ये किया। केमिकल बॉन्डिंग को मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा डिटेल में, एंड साथ ही में जो आपका इक्विलिब्रियम है उसको भी मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट देखिए, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये चीज़ें आप अलग से याद रखोगे, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास लिखने के लिए, इसलिए आप यहाँ से लिखोगे। डिग्रीज अलोंग ए पीरियड, फॉर एग्जांपल लिथियम। क्लियर, अलोंग ए पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। सो लिथियम में ज़्यादा, बेरिलियम में कम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। क्लियर, बोरान, कार्बन, ऐसे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीरियडिक टेबल को यहाँ पे लाऊं, ये हमारे पास है पीरियडिक टेबल। सो आप क्या जा रहे हो, आप लिथियम से किधर जा रहे हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। सो लिथियम में ज़्यादा एटॉमिक रेडियस, फिर बेरिलियम में उससे कम, बोरान में कम, यानी कि जितना आप इधर जाओगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप देखिए, डाउन द ग्रुप सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। सो देखिए, जितना आप नीचे आओगे उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में बढ़ेगा। क्लियर, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसे जाओगे अक्रॉस द पीरियड यहाँ पे, एंड डाउन द ग्रुप जब आप आओगे वो इंक्रीज होगा, ऐसे यहाँ से डिक्रीज होगा। क्लियर, ऐसे हमारे पास इंक्रीज होगा एंड ऐसे डिक्रीज होगा। लाइक वाइज कैसे, जैसे एटॉमिक रेडियस हमारे पास था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनायंस। अगर नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। क्लियर, यानी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना आयोनिक रेडियस ज़्यादा। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, इसमें आयोनिक रेडियस ज़्यादा होगा O नेगेटिव से। क्लियर, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, आयोनिक रेडियस कम। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। फॉर एग्जांपल Mg2 पॉजिटिव एंड मेरे पास है Mg पॉजिटिव, बताइए एटॉमिक रेडियस जो आयोनिक रेडियस है वो किस में कम होगा, सो वो Mg2 पॉजिटिव में कम होगा। क्लियर, सो सिंपली आप याद रखोगे, या फिर ऐसे आप ऑर्डर याद रखोगे। अगर हमारे पास है O2 नेगेटिव, क्लियर, देखिए O2 नेगेटिव, O नेगेटिव, ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। Mg2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड साथ ही में Mg पॉजिटिव। आपको बोलेंगे इनका आयोनिक रेडिय का ऑर्डर दो, सो आप ऐसे लिखोगे, पहले आएगा O2 नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फिर आएगा Mg पॉजिटिव, फिर आएगा Mg2 पॉजिटिव। यानी कि जितनी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, जो आयोनिक रेडिय है वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, आयोनिक रेडिय कम होगा। क्लियर, ये आप याद रखोगे, बट डेफिनेशन में आपको नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर, क्लियर, एंड यहाँ से आप इसको देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स दिए हैं।
नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सिंपली क्या होते हैं, जिनमें आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। ये हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनमें आपको सेम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की मैं बात करूंगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। क्लियर। इसके अलावा आपसे ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की। देखिए जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हमारे पास है, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इनको आप देख सकते हो यहाँ से। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लियर। सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, नियॉन की ज़्यादा, फिर नियॉन, फिर फ्लोरीन। क्लियर। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। देखिए नियॉन पहले, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, बोरान, लिथियम। अच्छा अगर मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, पहले यहाँ पे लिथियम, फिर नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन। बेसिकली ये आपको याद रखने हैं, आपके पास कोई अलग सा ऑप्शन नहीं है। एंड इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। नेक्स्ट हाईएस्ट, अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू की बात करूं, जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हीलियम में हमारे पास होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसे हम इसको बेसिकली निकालते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, एंड यहाँ से आपको समझ में आएगा। क्लियर। दिस इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास एक्सेप्शन है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारे पास, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखाया। देखिए डाउन द ग्रुप ये क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। बट देखिए अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप यहाँ से देखोगे, स्पेशली अगर आप यहाँ से देखोगे, इसके लिए कार्बन फैमिली के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए बेसिकली फ्लोरीन में ज़्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन में ज़्यादा, नाइट्रोजन में ज़्यादा, कार्बन में ज़्यादा दूसरे एलिमेंट से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो दूसरा एलिमेंट है इनमें, देखिए जो इनमें दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। पहले सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट, इनके ग्रुप का। क्लियर। इनके ग्रुप का या फिर इनकी फैमिली का ये ऑर्डर है यहाँ पे। क्लियर। इनकी क्लोरीन ज़्यादा, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर। देन यहाँ से जो 3 और 4 में जनरल ऑर्डर फॉलो होता है जैसा होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन मैं नहीं बोलूँगा, अगेन फ्लोरीन में ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन इज इक्वल टू नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे पास फोन दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स, विच नोबल गैस हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बताइए। हीलियम, जियोन, नियॉन, रेडॉन। इट इज हीलियम। क्लियर। इट इज हीलियम। नेक्स्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज ऑफ Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। देखिए N3 नेगेटिव में ज़्यादा, मैंने वेट ए सेकंड, ये है चार्ज 3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव में ज़्यादा, फिर O2 नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आयोनिक रेट है। O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, बताइए, फिर Na पॉजिटिव, एंड सबसे कम किस में होगा, सबसे कम Mg2 पॉजिटिव में होगा। यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आयोनिक रेट है उतना कम। सो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर N3 O2 F नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए, N3 O2 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, बिल्कुल ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट आयोनिक रेडियस, बताइए किसका आयोनिक रेडियस सबसे कम होगा। I पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज, 7 पॉजिटिव चार्ज। जितनी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना आयोनिक रेडियस कम होगा। सो ऑप्शन डी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 फिलहाल। अच्छा देखिए 4, इन द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात हो रही है, सो उसमें हम एटॉमिक नंबर के बेस पे हम लेते हैं। अगर मेंडेलीव की बात होती तब एटॉमिक मास आता। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन्स। देखिए बताइए, मैंने बोला था हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट जो दूसरा एलिमेंट होता है 4 ग्रुप्स में हमारे पास या फिर 4 फैमिलीज में, उसमें दूसरे एलिमेंट की ज़्यादा होती है। सो क्लोरीन की ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किधर गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन चारों में से अगेन लोवेस्ट हमेशा इसी की होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। सो इट इज आयोडीन हमारे पास। नेक्स्ट, इन दी पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, बताया था मैंने आपको ऑर्डर स्टार्टिंग में ही, ये याद रखिएगा। बताइए मेटालिक कैरेक्टर, जितना हम नीचे आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्लियर। सो इन द पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज इन अ पीरियड एंड इंक्रीज इन अ ग्रुप। सो इन अ पीरियड क्या होगा, देखिए इन अ पीरियड क्या होगा, यहाँ पे देखिए, सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन, एंड साथ ही में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो मैंने आपका पूरा कवर कराया। अगर आपको फर्दर लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको अच्छे लगे हो, देन कल एंड परसों मैं आपके लिए लाऊंगा, क्लियर। थैंक यू ऑल।